फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है कि जो बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसके संदर्भ में बंगाल बनाम मोदी की चुनावी जंग के वैचारिक और सामाजिक आयाम। हम में से अधिकतर लोग जो बंगाल के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, बंगाल के चुनाव के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी पहली दिक्कत यह है कि या जनरली हम लोग जो चुनावों में दिलचस्पी लेते हैं तो हमारी दिलचस्पी ये होती है कि कौन जीतेगा। हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है, फिलहाल इसमें नहीं है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि चुनाव के बारे में बात करते समय जहां चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के बारे में अधिक से अधिक बातें की जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप उद्घाटित होंगी। हम में से अधिकतर लोग जो लोग वामपंथी राजनीति से जुड़े हुए हैं, अपना मैं अनुभव बता रहा हूं आपको। मैं आप लोगों की नहीं जानता दशा क्या है। मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र राजनीति करता था, वामपंथी छात्र राजनीति करता था, तो बंगाल के यथार्थ के बारे में और बंगाल की जो सामाजिक वास्तविकता उसके बारे में मैं सबसे कम जानता था। बंगाल जाने के बाद में मेरा पहला लाभ यह हुआ कि मुझे बंगाल के बारे में सही जानकारी हासिल हुई। मैं बहुत जिसे कहें कि भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं लगातार नरेंद्र मोदी के भाषण पढ़ता रहा हूं। मैं इधर अभी फिर वो गए हैं, परिवर्तन यात्रा शुरू करने के लिए गए थे वो। अभी 24 घंटा पहले यूपी के मुख्यमंत्री वहां गए। मैं लगातार एक बात नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूं आपसे, उस बात को मैं यहां पे भी रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी बंगाल को नहीं जानते, बंगाल के यथार्थ को नहीं जानते। वो देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, उनके पास में अच्छा खासा जिसे कहें कि असर पैदा करने वाला मीडिया भी है, जिसे हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। वो मीडिया भी बंगाल की वास्तविकता को नहीं जानता। बंगाल का मतलब ममता नहीं है, ममता सरकार नहीं है। बंगाल का मतलब वामपंथ नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें लोग। इस बार का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण है तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा क्रिटिकली लें, इमोशनली न लें। बंगाल में जो स्थिति है आज की डेट में, अगर आज पोलिंग होगी तो नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते। एक महीने की बात की मैं नहीं जानता, यह वास्तविकता है। यह वास्तविकता है कि नरेंद्र मोदी के अब तक के जितने भाषण हुए हैं वे बंगाल के यथार्थ को स्पर्श नहीं करते। पहली बार एक
77 के बाद पहली बार ये होने जा रहा है कि बंगाल में पूरी जनता एकजुट भाव से नरेंद्र मोदी का प्रत्युत्तर देगी, ये मेरा अनुमान है। 77 में इमरजेंसी के बाद जो वहां चुनाव हुए जिसमें लेफ्ट फ्रंट आया, लेफ्ट फ्रंट के लोग नहीं जानते थे, आप में से अधिकतर लोग भी ये बात नहीं जानते कि बंगाल ने आपातकाल को पूरे देश में आपातकाल लगने के पहले से झेलना शुरू किया था। जिसे हम लोग सेमी फासिस्ट टेरर कहते हैं। सेमी फासिस्ट टेरर में बंगाल में हालत यह थी कि कांग्रेस ने सारे बूथ, सारी सीटें जबरदस्ती दखल कर ली थी और सबको हरा दिया था। मेरी जहां तक जानकारी है, याद आ रहा है मुझे कि सिर्फ 3 लोग जीते थे उस समय 72 में। सिद्धार्थ शंकर राय ने के नेतृत्व में बंगाल में जो सेमी फासिस्ट टेरर की शुरुआत हुई, उस सेमी फासिस्ट टेरर की आग में कालांतर में 75 जून के बाद से पूरा देश धू धू करके जल उठा। ममता बनर्जी ने जो पिछले दिनों एक बयान दिया, उस बयान में एक सब्सटेंस है। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, लेफ्ट फ्रंट क्या कर रहा है, इसकी चर्चा हम लोग आगे बहुत सारी बातचीत होंगी, हम करेंगे। लेकिन उसकी बातचीत में एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस क्या है? मोदी के पराभव की शुरुआत का बिगुल बंगाल से बजेगा, और यह सच है। कोइंसिडेंट होगा ये कि जिस तरह से 77 में मिसेस गांधी, जो उनके इमरजेंसी के आर्किटेक्ट थे, सिद्धार्थ शंकर राय, वो मुख्यमंत्री बने थे। सैकड़ों लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ता मारे गए थे लोकतंत्र की रक्षा करते हुए। तकरीबन 50,000 से ज्यादा लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं को राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। कई हजार लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे चलाए गए थे। नक्सली और उग्र वामपंथी कह के सैकड़ों को एनकाउंटर करके मारा गया था। बहुत भयानक दौर था, जिससे कि और कोई सोच नहीं सकता था कि वहां अब कांग्रेस को कोई ध्वस्त कर सकता है, कोई नहीं सोच सकता था। ये जो 72 से लेकर 77 का जो संदर्भ है, वो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। और वो जो सेमी फासिस्ट टेरर है, उस सेमी फासिस्ट टेरर के दौरान जो कुछ घटा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरी उम्र छोटी थी लेकिन मेरी राजनीति में दिलचस्पी थी। जो बड़े पैमाने पर 72 में वहां जबरदस्ती बूथ दखल करके कांग्रेस जीती, तो ज्योति बाबू ने शिकायत की थी जाके जयप्रकाश नारायण से कि बाबू आप कुछ बोलिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको जबरिया बूथ दखल करके हराया गया है। बाबू जयप्रकाश नारायण ने विश्वास नहीं किया था इस पर। बाबू जयप्रकाश नारायण ने उस समय ज्योति बाबू के अनुरोध करने के बावजूद बयान नहीं दिया था। वही बाबू जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति के क्रम में जब बंगाल पधारे, तो ये जो ब्रिगेड, जिसमें अभी कुछ दिन पहले जिसमें लेफ्ट फ्रंट की रैली हुई है,
वहां बाबू जयप्रकाश नारायण की कोई रैली होने वाली थी, तो वे अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो उनकी बाबू जयप्रकाश नारायण की गाड़ी बीच रास्ते में रोककर यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया और उनकी गाड़ी के ऊपर बोनेट पर चढ़ गए नौजवान। उन चढ़े हुए नौजवानों में एक लड़की थी, नौजवान लड़की, जिसका नाम था ममता बनर्जी। बाबू जयप्रकाश नारायण की पूरा देश इज्जत करता था, लेकिन ममता इज्जत नहीं करती थी। ममता उनकी बोनेट पर चढ़ के नाची, उनका अपमान किया। पहली बार बाबू जयप्रकाश नारायण को यह महसूस हुआ कि जरूर ज्योति बाबू के साथ में अन्याय हुआ होगा। जब ये मेरे साथ ही ऐसा कर सकते हैं, तो ज्योति बाबू के साथ में जो आए थे वो कहने के लिए, तब उन्होंने पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया। बंगाल में बहुत कुछ ऐसा घटता रहता है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अनुरोध किया कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और बहुत ही एक्टिव छात्र राजनीति में भाग लेता। सारा समय हमारा खर्च होता था पढ़ने में और पॉलिटिक्स में, लेकिन हमें भी जानकारी कम होती थी। बंगाल जाने के बाद में जो बंगाल देखने को मिला और जानने को मिला, वह बहुत ही शानदार अनुभव रहा है मेरा, और वह अनुभव हर व्यक्ति को अर्जित करना चाहिए। बंगाल जाके, बंगाल गए, आप बंगाल को जान नहीं सकते। बंगाल को आप मंच से, अखबार से, मीडिया से, टेलीविजन से आप जान नहीं सकते। आप फिल्मी हीरो हीरोइन को देखकर बंगाल को समझ नहीं सकते। मैं सिर्फ जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि 77 में जिस चीज का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया था, वह रिफ्लेक्शन के पूरे आधार आज के दौर में विकसित हो चुके हैं। अब कौन जीता का मैं नहीं जानता। ज्योति बाबू भी नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी जीत उनको विधानसभा के चुनाव में मिलेगी। ज्योति बाबू को विश्वास नहीं था। आशा के विपरीत लेफ्ट फ्रंट ने 77 में सरकार बनाई और वह सरकार लंबे समय तक 34 साल चली। लगातार 7 बार लेफ्ट फ्रंट ने इलेक्शन जीते। सारे मिथ, सारी धारणाएं लेफ्ट फ्रंट ने ध्वस्त कर दी। सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी की तो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जिसे आप लोग फासिज्म फासिज्म कहते हैं, वो तो इमरजेंसी के दौर की आप कल्पना कीजिए, और इमरजेंसी के पहले के जो सेमी फासिस्ट टेरर है बंगाल की, उसकी कल्पना कीजिए, तो आपको लगेगा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने जो जुल्म किए हैं वो जुल्म कम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए जब बंगाल जा रहे हैं और लगातार इस बीच में गए हैं, तो वे और उनके साथ नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बोलते। आप जब बंगाल की राजनीति पर या देश के दूसरे क्षेत्रों में जो नरेंद्र मोदी की राजनीति उस पर विचार करें, तो आप ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बंगाल में बोल रहा है, वह भी नरेंद्र मोदी की भाषा है। वो सिर्फ नमूने के तौर पर, निमित्त के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक अलग व्यक्ति है। नड्डा और अमित शाह जो बोल रहे हैं, वह भी नरेंद्र मोदी की भाषा, और नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वह तो उनकी भाषा है ही। नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं वो संयुक्त रूप से बोलते हैं, माइनस करके नहीं देखना चाहिए। नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो बहुत अच्छी बातें बोली थी, योगी जी खराब बोल गए थे। नहीं, नरेंद्र मोदी की भाषा ही ये बाकी नेता बोल रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ और बोलते हैं, अमित शाह कुछ और भाषा में बोलते हैं, योगी कुछ और भाषा में बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज है।
मेरे निजी तौर पर वामपंथी पार्टियों के साथ में, सीपीएम के साथ में अनेक गहरे मतभेद रहे हैं और मैंने उसे व्यक्त भी किया, लिखा भी है। लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने अपने पूरे पीरियड में अभी आखिर में जो अभी रैली हुई है, जिससे कि उन्होंने अपनी चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की है लेफ्ट फ्रंट ने, जो ब्रिगेड रैली, वहां तक लेफ्ट फ्रंट के नेताओं की भाषा एक सभ्य सुसंस्कृत भाषा रही और राजनीतिक भाषा रही है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बनाम बंगाल की लड़ाई है, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी यानी उनके साथ में योगी, अमित शाह, नड्डा और तमाम जो लोग छुट भैये जो उनके नेता हैं जो वहां जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे असभ्य भाषा और असभ्य शैली कहते हैं। बंगाल असभ्यता के लिए नहीं जाना जाता, बंगाल सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो बंगाल में जब चुनाव देखेंगे और बंगाल में जब चुनाव में जनता भाग लेगी, तो उसका जो चेतना का जो स्तर है, उसकी जो सहभागिता का और सहयोगिता का जो स्तर है, उसके जो डायलॉग और डिस्कशन का स्तर है, वह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तमाम और जो राज्य हैं उनकी जनता के स्तर से बहुत बहुत आगे विकसित है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप जाइए बंगाल, जाइए बंगाल के किसी भी इलाके में जाइए, आप एक साधारण लेमन से भी बात कीजिए तो आपको राजनीतिक तौर पर ज्यादा सचेत मिलेगा। जो कि हमारे यहां लेमन क्या, हमारे यहां तो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग उतने सचेत नहीं होते, और बंगाल में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो राजनीति की ज्यादा बात करेंगे आपसे। सो बंगाल में जो ये चुनाव है, ये चुनाव एक तरह से असभ्यता को परास्त करने के लिए जनता कमर कस के इस बार मैदान में उतर रही है। ये बीमारी, ये जो असभ्य भाषा की बीमारी, असभ्य शैली में बोलने की बीमारी, ये बीमारी ममता में भी है। फासिज्म की लिगेसी, विरासत, इमरजेंसी के फासिज्म की लिगेसी और विरासत से ममता का गहरा संबंध रहा है। और मौजूदा जो फासिज्म है, उस का जो नायक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसने बहुत बारीकी से हिंदुस्तान की जनता के जीवन में आतंक, भय की सृष्टि की और तरह तरह से स्टेट मशीनरी का दमन के तौर पर इस्तेमाल किया, उसके आइकॉन तो नरेंद्र मोदी हैं। तो इस बार फैसले दो होने हैं, एक विधानसभा का होना और एक भविष्य में हिंदुस्तान का होना है। इस बार विधानसभा के चुनाव में जो मोर्चा जीतेगा वो हिंदुस्तान के आने वाले 2024 के चुनाव का भी वो निर्णायक होगा और प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो विधानसभा के चुनाव, इनका लोकसभा के चुनावों से, भविष्य की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। ये सच है कि बंगाल जो आज सोच रहा है, देश कल सोचेगा। और आज की डेट में जो हालात हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी एन मास हारेंगे, ये बात सच है। नरेंद्र मोदी का जो कुल मिला के दारोमदार किस बात पर टिका हुआ है? नरेंद्र मोदी कौन सी चीज करना चाहते हैं बंगाल के लिए? वे लोग जो नरेंद्र मोदी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, आप कल्पना कीजिए कि बंगाल को उत्तर प्रदेश बना दिया जाए तो बंगाल कैसा होगा। आप जस्ट कल्पना कीजिए खाली। मैं एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं मैं आपको। मसलन अब लव जिहाद के खिलाफ में जिस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है, अगर वह कानून बंगाल में बना दिया जाए तो बंगाल में तो बिल्कुल
हर घर में मासेकर हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, मारपीट हो जाएगी, हत्याएं हो जाएंगी। बंगाल में तो बड़ी संख्या में अंतर जाति, अंतर धार्मिक विवाह बड़े पैमाने पर हुए हैं। बड़े पैमाने पर बंगाल में मुसलमानों को बड़ी इज्जत और श्रद्धा के साथ देखा जाता है और बहुत प्यार से रखा जाता है। उत्तर प्रदेश ने भारत विभाजन की विभीषिका को नहीं झेला है। भारत विभाजन की विभीषिका को बंगाल ने झेला था। वहां हजारों परिवार ऐसे अभी भी हैं जो कि भारत विभाजन की विभीषिका से प्रभावित रहे हैं। इसके बावजूद वहां हिंदू मुस्लिम सद्भाव पीक पर है। लगातार हम लोगों ने यह कोशिश की है, ये जानने की, ये व्याख्यायित करने की, लगातार लोगों के दिमाग में यह मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है कि बंगाल को तो अब यूपी बना देना है। यह सच है कि पिछले 20 साल में हिंदी भाषी क्षेत्र की अनेक बुरी चीजों का बंगाल के ऊपर असर पड़ा है। यह सच है। अब आप यहां से देखिएगा, वह ममता बनर्जी जो एक जमाने में बाबू जयप्रकाश नारायण का अपमान करती है, उसके जो विरासत के संरक्षक हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, वे कहां खड़े हैं? सोचिए कैसे लोग हैं राजनीति में जो बाहर कहते हैं कि हम बाबू जयप्रकाश नारायण के विचारों के संरक्षक हैं, प्रचारक हैं, अनुयायी हैं, और वे जयप्रकाश नारायण पर हमला करने वाले, उनका उपहास करने वाले, उनका अपमान करने वालों के साथ में वे अलायंस करें। यह एक्सेप्टेबल होगा? तेजस्वी यादव को मालूम नहीं है कि बाबू जयप्रकाश नारायण का किस तरह से अपमान किया गया था। लेकिन वोट की गणित, तो पहली चीज बंगाल के बारे में बात करते समय, बंगाल सबसे अधिक राजनीतिक चेतना से संपन्न राज्य है। वहां की जनता है, वहां साधारण अनपढ़ आदमी भी राजनीति के बारे में बेहतर जानता है और उसको समझ है। वहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कि कभी जुलूस में भाग न लिया हो, जो रैलियों में न गया हो, जो धरने पर न शामिल हुआ हो, जिसने विभिन्न किस्म के आंदोलनों को, हिंसाचार को अपनी आंखों से न देखा हो। बंगाल की जनता बहुत ही, जिसे कहें कि सचेत जनता है। उसे आप स्लोगन देके बहला नहीं सकते, उसे आप सुविधा देके मैनिपुलेट नहीं कर सकते। विचार और अच्छे विचार के लिए बंगाल की जनता जान देती रही है। नरेंद्र मोदी के पास तो कोई विचार ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास में कुछ बीमा की योजनाएं हैं, कोई विचार नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास में सिर्फ 2000 रुपए स्कीम है जिसकी कि वो बार बार चर्चा करते हैं, उसके पास कोई योजना नहीं है। बंगाल की जनता को आप पैसे के बल पर आकर्षित नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो फिर लेफ्ट फ्रंट शासन ही नहीं करता इतने लंबे समय। लेफ्ट फ्रंट के शासन का एक साइड इफेक्ट यह था कि बंगाल की जनता बेहतर विचारों को पसंद करती थी, और लेफ्ट फ्रंट जब गया तो वो इसलिए गया क्योंकि उसने बेहतर विचारों को व्यवहार में, आचरण में लागू करना बंद कर दिया था, इसलिए वो गया। तो बंगाल की जनता के बारे में ये थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है कि बंगाल की जनता विचारों से आकर्षित होती है। ये सच है कि टेलीविजन का प्रचार, मीडिया का प्रचार, ये बंगाल की जनता को खींचता है, वहां पर भी असर छोड़ता है अपना। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज कौन सी है? ये जो नरेंद्र मोदी जो इतने ताकतवर बने बंगाल में पिछले 2011 के बाद से,
वो इसलिए बने क्योंकि लेफ्ट फ्रंट कमजोर हो गया था। और लेफ्ट फ्रंट कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि लेफ्ट फ्रंट ने राजनीतिक गलतियां की। लेफ्ट फ्रंट ने अपनी इन राजनीतिक गलतियों से सबक सीखा है और इस सबक का एक फल उसे डेफिनेटली मिलेगा। वो कितना मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन मिलेगा। नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? नरेंद्र मोदी की जो चुनौती है वो क्या है? नरेंद्र मोदी की चुनौती ये नहीं है कि बंगाल के लिए क्या किया जाए। नरेंद्र मोदी की चुनौती है कि बंगाल की सरकार कैसे अपने कब्जे में ली जाए। नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक नड्डा, योगी आदित्यनाथ और स्वयं नरेंद्र मोदी अभी तक कोई ब्लूप्रिंट बंगाल के लिए नहीं दे पाए हैं कि बंगाल के लिए क्या ब्लूप्रिंट है उनके पास। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। तकरीबन 130 विधानसभा सेगमेंट में उन्हें जीत मिली थी। इसके बावजूद बंगाल के लिए पिछले एक साल में 2019 के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया? यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि बंगाल के लिए जब बंगाल की जनता विपत्ति में थी तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? घर घर यह सवाल उठेगा और पूछा जाएगा हर बीजेपी के मेंबर से। अगर नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता यह है कि ये इनके इन प्रकार सरकार बनाओ, तो जाहिर है कि बंगाल में सरकार उनकी नहीं बनने जा रही। केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन 2024 में केंद्र में भी सरकार नहीं बनने जा रही। ये जो अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसमें बंगाल और असम इन दो पर बीजेपी के दांव ज्यादा लगे हुए हैं। बाकी जगह बीजेपी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहीं ताकत ज्यादा लगा रहे हैं वो लोग। सवाल यह है कि बंगाल की जनता यह पूछ रही है कि जब बंगाल की जनता विपत्ति में थी तो केंद्र ने, मोदी की सरकार ने बंगाल की जनता की मदद क्यों नहीं की? आप याद कीजिए, जून में 2020 में एक अम्फान नाम का तूफान आया था। उस तूफान से बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कहीं सहायता शिविर लगाकर रोड पर नहीं निकले थे। पूरे राज्य में कहीं नहीं दिखाई दिए। वहां की राज्य सरकार ने जो डिमांड की, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की वहां क्षति हुई थी जनता की, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1000 करोड़ रुपया दिया था। 1 लाख करोड़ की संपत्ति की क्षति हो और उस पर केंद्र 1000 करोड़ रुपया सिर्फ दे। इससे पता चलता है कि बंगाल की जनता को नरेंद्र मोदी क्या समझते हैं और कितना प्यार करते हैं। जिस समय ये अम्फान के जरिए जो क्षति हुई, जिसमें कि बड़े पैमाने पर लोगों के घर नष्ट हुए, संपत्ति नष्ट हुई, गरीबों की संपत्ति खासतौर पर नष्ट हुई, नरेंद्र मोदी तो नहीं गए उन पीड़ित इलाकों में, लोगों से जमीनी स्तर पर जाकर नहीं मिले। उनका कोई नेता नहीं गया बड़ा। हर इलाके को प्रभावित किया उस तूफान ने। और ये जो पूरा का पूरा पीरियड रहा है, कोरोना वाला पीरियड, इस कोरोना के पीरियड में जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, ये लगातार जो ये तमाम किस्म की जो रंदा चला है, बंगाल की साधारण जनता ऑलरेडी गरीबी के साथ में युद्ध कर रही है। बंगाल से प्यार है, बंगाल में इतने सांसद मिले बीजेपी को। बंगाल के किसी भी इलाके में बंगाल के सांसदों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बीजेपी ने कोरोना पीरियड में कहीं कोई सहायता शिविर, कोई खाने के शिविर, कैंप
कुछ नहीं चलाए। हिसाब नहीं मांगा जाएगा, डेफिनेटली हिसाब मांगा जाएगा कि कोरोना में जब विपत्ति थी तब भी आप नहीं आए, अम्फान तूफान आया तब भी आप नहीं आए, सिर्फ विधानसभा चुनाव के समय आप आए हैं। और उससे भी बड़ी बात, बंगाल का जो टैक्स कलेक्शन, जो हिस्सा जीएसटी में जो उसका हिस्सा था, वो हिस्सा क्यों नहीं दिया आपने? बंगाल की जनता को जरूरत नहीं है पैसे की, सिर्फ केंद्र को पैसे की जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि बंगाल की सरकार ऑलरेडी 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबी हुई है। नरेंद्र मोदी को कोई किसी किस्म की दया माया, कोई ममता मोह जनता के प्रति नहीं है कि वो एक राज्य जो कि इतना अकंठ डूबा हुआ है कर्ज में, उसकी जनता की मदद की जाए विपत्ति के समय। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हिसाब हर जगह मांगेंगे लोग, पूछेंगे लोग कहां थे। उनके सांसद से पूछा जाएगा, जो उनके विधायक थे उनसे पूछा जाएगा, उनके जो नेता जाएंगे उनसे पूछा जाएगा, हर व्यक्ति उनसे जवाब मांगेगा। एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं मैं आपको। कोरोना पीरियड में जो तमाम किस्म के एक्सपेंडिचर वहां की सरकार ने किए, वो तकरीबन करीब 12 करोड़ से ऊपर के एक्सपेंडिचर थे जो वहां की सरकार ने किए। इसमें माइग्रेटेड वर्कर्स को घर पहुंचाने वाले काम भी शामिल है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 300 करोड़ रुपया दिए। यह मत सोचिए उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल की जनता नहीं है। बंगाल के ये हर गली में आपको पोस्टर लगे मिलेंगे, दीवार रंगी हुई मिलेंगी कि बीजेपी ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। बंगाल में इमोशनल ढंग से आप किसी को उत्तेजित नहीं, वहां वो ऑलरेडी उत्तेजना में रहते हैं। बंगाल के लोग वैसे ही पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। वहां सामान्य सी घटना घटती है तो लोग दौड़ के जाते हैं। वो हिंदी भाषी क्षेत्र की तरह नहीं है, घटना घटी और घर में घुस गए। सामने अगर किसी के साथ, लड़की के साथ छेड़खानी घटना हो रही है तो हमने आंख बंद कर ली। अमूमन बंगाल में ये ऐसा नहीं होता। बहुत कम घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कि सामने दुर्घटना हुई और लोगों ने मुंह फेर लिया। सामान्य तौर पर बंगाल की जनता बहुत ही एक्टिव है और वह सीधे हस्तक्षेप करने में विश्वास करती है। और यह तो बहुत ही शानदार मौका है उनके सामने हस्तक्षेप करने का। एक बात का जवाब नरेंद्र मोदी अपनी पहली मीटिंग में दें तो पता चल जाएगा। जब उन्होंने जीएसटी लगाई थी तो उन्होंने यह वायदा किया था कि जीएसटी से जो कर वसूली होगी वो राज्यों को दी जाएगी, उनका हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। बंगाल का तकरीबन 61,000 करोड़ रुपया केंद्र के ऊपर बकाया है। इसके बावजूद ममता ने वहां कर्मचारियों की तनख्वाहें रोकी नहीं, महंगाई भत्ता रोका नहीं बल्कि बढ़ा के दिया, 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू की, कोई चीज कट नहीं की। केंद्र ने सारा पैसा रोक लिया, यह मान के रोक लिया कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो नीचे पैसा नहीं बटेगा, तनख्वाहें नहीं बटेंगी तो सरकार के खिलाफ में गुस्सा पैदा होगा और उस गुस्सा को हम कैश करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसे किया होगा ममता ने, वो वही जाने। हम लोग थोड़ा सा बात देखेंगे। लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि एक ऐसा राज्य जहां कोरोना पीरियड में भी लोगों की तनख्वाहें समय पर बटी हैं और नरेंद्र मोदी के शासन का हाल यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसके शिक्षकों को इस महीने तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिली। बंगाल में कभी नहीं हुआ कि
1 तारीख के बाद तनख्वाहें मिली हों, कभी नहीं हुआ। बंगाल में तनख्वाह का मतलब 1 तारीख का मतलब 1 तारीख, चाहे जैसे भी हो 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, सबको मिलेगी। तो एक राज्य सरकार ने सारी असुविधाओं के बावजूद अगर अपने कर्मचारियों को 7 पे कमीशन दिया है, उसने महंगाई भत्ते की नई किस्त दी है, तो इसका मतलब यह है कि वहां राज्य सरकार जो है वो सही ढंग से जनता के माइंड को पढ़ रही है। नरेंद्र मोदी नहीं पढ़ रहे। नरेंद्र मोदी ने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को विदहेल्ड किया। कैसे जवाब देंगे आप? किस तरह से जवाब देंगे आप? बंगाल के कर्मचारी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो महंगाई भत्ते की किस्तें विदहेल्ड की और नहीं दिया कर्मचारियों को, ये जायज काम किया। कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। विपत्ति के समय में भी ममता की ये ताकत नहीं थी कि वो इस चीज को इग्नोर कर दे। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि वहां की राजनीतिक चेतना का दबाव है ये। ऐसा नहीं कि ममता कोई खैरात बांट रही है, वहां की राजनीतिक चेतना है ऐसी कि वहां काम करने वाले को ये बार बार फील होगा, वहां रहने वाले को बार बार फील होगा क्यों नहीं, उसे ये नहीं ये करना चाहिए। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज की डेट में बंगाल में हर नागरिक के पास में एक हेल्थ कार्ड है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं। नरेंद्र मोदी के किसी भी राज्य में हेल्थ कार्ड नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास में बीमा स्कीम है जिसके जरिए वो पैसा वसूलना चाहते हैं और कंपनियों को पैसा देना चाहते हैं। बंगाल की सरकार ने जनता के बीच में स्वास्थ्य की जो स्कीम लागू की है वो आइडियल स्कीम है। ये वैसे ही स्कीम है जो एक जमाने में राजस्थान में गहलोत सरकार ने लागू की थी। सरकार के द्वारा लिस्टेड हॉस्पिटल्स में 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। आपको सिर्फ कार्ड ले जाने की जरूरत है। किससे लड़ना चाहता? आप जनता को बीमा बता रहे हैं, वहां ऑलरेडी हेल्थ कार्ड है, हर नागरिक के पास हेल्थ कार्ड है। तो नरेंद्र मोदी के पास में आज की डेट तक कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव आइडिया, उनके किसी भी व्यक्ति के पास ऑल्टरनेटिव आइडिया नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम ये ऐसी चीज ला रहे हैं जो कि बंगाल में थी ही नहीं कभी। अब मैं एक दूसरे पहलू की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं आप लोगों का, जो कि वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। वो ये है कि बंगाल की जो सामान्य कल्चर है, बंगाल का जो सामान्य एथॉस है, वो एथॉस सनातन हिंदू धर्म जो है ना, उसके एथॉस से एकदम भिन्न है। बंगाल में जो हिंदू संस्कृति सभ्यता के जो रूप विकसित हुए, वे सनातनी हिंदू धर्म की मान्यताओं और मूल्यों को अस्वीकार करते हुए विकसित हुए। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी परिकल्पना यह है कि पूरे देश को हिंदुत्व के दायरे में ले जाएं और हिंदुत्व के भी वो सनातन हिंदू धर्म के दायरे में ले जाएं, जहां तमाम किस्म की कट्टरताएं, जाति की कट्टरताएं, गोत्र की कट्टरताएं, उपासना की कट्टरताएं जहां मौजूद थीं, इन तमाम किस्म की कट्टरताओं को तोड़ते हुए एक नए किस्म के हिंदू धर्म की नींव बंगाल में रखी गई। हम सोच ही नहीं सकते कि बंगाल में जो नींव रखी गई है वो कहीं और संभव है। हम सोच ही नहीं सकते। आपके जहन में ही ये बात नहीं आएगी। आप पूरे नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं भगवान को खिचड़ी का प्रसाद खिलाते हुए नहीं देखेंगे लोग। आप बंगाल में खिलाते हैं भगवान को खिचड़ी? हमारे यहाँ तो जो वैष्णव संप्रदाय के मंदिर है उन्हें 56 भोग चढ़ते हैं, खिचड़ी तो रही है उसमें। बंगाल की परंपरा ही अलग है, बंगाल की कल्चर अलग है।
बंगाल में हिंदू धर्म का मतलब है लिबरेशन का धर्म, कट्टर मान्यताओं के धर्म पर के रूप में एक ट्रेडिशनल रूढ़िबद्ध धर्म के तौर पर हिंदू धर्म को वहां कोई नहीं जानता और कोई नहीं मानता। आप जितना हिंदू से बात कीजिए वहां, मैं मतलब 3 दशक तक मैंने वहां पढ़ाई मैंने टीचिंग की है वहां। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो एससी है या एसटी है। चाहे वो मेरे छात्र हों, चाहे वो मेरे कुलीग हों जो शिक्षक थे वहां, जाति चेतना एग्जिस्ट नहीं करती। उत्तर प्रदेश में तो जाति इतना कूट कूट के भरी हुई है, हर व्यक्ति में भरी हुई है, हर शिक्षित आदमी इस बीमारी का शिकार। बंगाल में जाति चेतना का दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। आप यहां से समझ लीजिए कि मैं 27 साल वहां रहा और मैंने 27 साल शेड्यूल कास्ट लड़की के हाथ की रोटी खाई, वही मेरे घर में सब चीज संभालती थी। और वो जाति शेड्यूल कास्ट थी और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो कभी शेड्यूल कास्ट थी। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? आप बात करके देखिए, एकदम अनपढ़ औरत थी जो मेरे घर में काम करती थी, वो कहीं पढ़ने गई नहीं। वो 5वीं की उम्र से वो सिर्फ घर में बर्तन मांजते मांजते बड़ी हुई थी। आदिवासी परिवार की लड़की थी, अत्यंत गरीब। और चेतना का स्तर बताऊं आपको, वो मेरी चेतना का स्तर नहीं है इतना, आपको सुन के आश्चर्य होगा। उसे हजारों बंगला के गीत याद थे, हजारों। उसे सैकड़ों फिल्मों की स्क्रिप्ट एकदम हूबहू रटी हुई थी, लेकिन वो पढ़ने नहीं गई थी कभी। इसे कहते हैं चेतना। और उससे अगर आप बात करें, राजनीतिक बात करें, तो वो जो तर्क देती थी वो एकदम निरुत्तर कर देते थे। तो बंगालियों में कौन सी चीज अपील करती है? बंगालियों में बंगालियों की चेतना अपील करती है। बंगला भाषा का लालित्य अपील करता है। बंगाल की चेतना, ये जो चेतना है वह राजनीतिक तौर पर इतनी विकसित चेतना है कि वहां तू तड़ाक की भाषा में बात नहीं कर सकते आप किसी से। आप तू के संबोधन से बात नहीं कर सकते किसी से। ये तो एकदम नई कल्चर शुरू की है बीजेपी ने, जो कि उनके नेता जो एकदम असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बंगाल की जनता जिस चीज को नापसंद करती है, उसी भाषा में, उसी असंस्कृत भाषा में बीजेपी के प्रत्येक नेता के भाषण हो रहे हैं। और ये वह चीज है जो कि बीजेपी के खिलाफ में आम जनता को गोलबंद करेगी। बंगाल के अंदर वोट पाने के लिए बंगाल की जनता पर शासन करने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास में बंगाल की जनता की चेतना और उसके यथार्थ का ज्ञान हो, उसकी अनुभूति हो, उसकी फीलिंग्स हो। नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बड़े नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी ये बात तो समझ लें कम से कम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और उनके परिवार का जो योगदान था वो बहुत बड़ा परिवार था। राजनीतिक तौर पर उनकी पहचान बहुत बड़ी थी। बंगाल में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी। नरेंद्र मोदी कोई इज्जत नहीं है, सिवाय प्रधानमंत्री के अलावा कोई इज्जत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी कभी याद किए जाएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी वहां की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण कम्युनल था। बंगाल की जनता का जो कॉमन कल्चर है वो सेकुलर कल्चर है। उसमें हिंदू मुस्लिम विद्वेष को कोई जगह नहीं है। पूरे देश में जो कुछ घट रहा है उससे बंगाल की जनता वाकिफ है।
बंगाल की जनता अनभिज्ञ नहीं है। किसान आंदोलन के साथ में नरेंद्र मोदी ने जो बर्बर व्यवहार किया है उससे बंगाल की जनता वाकिफ है और इसका प्रत्युत्तर बंगाल में वो जनता देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को यह सोचना होगा पहले कि बंगाल की जनता से डायलॉग किस पिच पर करें। नरेंद्र मोदी के पास में ताबड़तोड़ मीटिंग करने के अलावा और मीटिंग में वो जो भी अनसन बके उसका हैवी कवरेज देने के अलावा टेलीविजन का पूरा टाइम स्लॉट खरीदने के अलावा कोई और काम नहीं है। अब आप सोचिए, आप जरा बात करके देख लीजिए, पूछ के देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में, नरेंद्र मोदी ने, योगी, नड्डा, अमित शाह, इन्होंने अपने जीवन में बंगला के किसी भी लेखक को नहीं पढ़ा। नरेंद्र मोदी को साहित्य से कोई, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। बंगला की प्रकृति है साहित्य संस्कृति की। भारत का सांस्कृतिक हृदय है बंगाल, और भारत का सांस्कृतिक नरक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लोग चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका बंगाल पर शासन हो। वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का ज्ञान से, खासतौर पर बंगला के साहित्य संस्कृति के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बंगाल में है लेकिन यूपी वगैरह में तो नहीं है। यूपी वगैरह में क्या है कि ये जो तमाम किस्म के संत महंत, जो बहुत सारे नेता हैं, इनके संत महंतों की पूरी भीड़ राम मंदिर आंदोलन के दौरान विकसित की गई और वो अब जगह जगह कब्जा जमाए हुए हैं और वो लोगों को गोलबंद करने का काम करती रही है, और वो इनकी मोबिलाइजेशन की एक बहुत बड़ी मशीनरी है। लेकिन बंगाल में जो स्थानीय स्तर पर जो संत महंत, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो बड़े सेकुलर किस्म के लोग हैं। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के हों, चाहे वो बाबा लोकनाथ के संप्रदाय के हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय के लोग हों, या उनके अलावा भी और भी कई तरह के लोग हैं, या वो काली मठ और दूसरे मठों के लोग हों। तो बंगाल में जो आध्यात्मिक गुरुओं की जो परंपरा है वो एक तरह से बहुत ही सेकुलर और ज्ञानियों की परंपरा है। वहां पढ़े लिखे लोग हैं जो कि सन्यासी हुए हैं। यूपी में जो सन्यासी मिलेंगे उनमें से एक अच्छी खासी संख्या उन लोगों की है जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनकी रही है। ये सन्यासी संत महंत जिन्होंने के तमाम किस्म के जो विश्व हिंदू परिषद के आंदोलनों में और उनकी धर्म संसदों में हिस्सा लिया है, इनमें एक बड़ा हिस्सा वह है जो कि संस्कृति और सभ्यता की, जिनके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। वो नहीं जानते संस्कृति सभ्यता क्या चीज होती है, शिक्षा क्या चीज होती है। बंगाल में जो बंगाली संत महंत मिलेंगे उनमें एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कि हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं। कोई एमएससी टॉपर था, कोई गोल्ड मेडलिस्ट था, कोई कुछ था, लेकिन वो सन्यासी हो गया, सब छोड़ के सन्यासी हो गया। संपत्ति के लिए नहीं, संपत्ति छोड़ के सन्यासी हो गया। क्यों? क्योंकि वहां समाज के लिए काम करना, उसमें राजनीतिक लक्ष्य नहीं है महत्वपूर्ण, बल्कि वहां एक फीलिंग है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। वो ये कि बंगाल में जो ये सन्यासी लोग काम करते हैं वो लिबरेट होने के लिए काम करते हैं, अपने को मुक्त करना चाहते हैं। वो चाहे वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के उपासक हों, या रामकृष्ण परमहंस के उपासक हों, विवेकानंद के उपासक हों, या बाबा लोकनाथ के उपासक हों, जो भी लोग हों। और जिस चीज ने वहां सबसे अधिक लोगों को प्रभावित किया, ये जो उसकी लिबरेशन की जो थ्योरी है, मोक्ष की जो कामना है, जिसके लिए वो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। हमारे यहां तो मोक्ष की कामना को लेकर ये संत महंत सोचते ही नहीं। हिंदी भाषी क्षेत्र के उनके तो पूरे
एकदम फंडे एकदम क्लियर हैं। एक जमाना था हिंदी भाषी क्षेत्र में वे संत महंत थे जो कि फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बड़ी संख्या में फ्रीडम मूवमेंट में जनता को मोबिलाइज किया था स्वाधीनता के लिए। लेकिन 1980 के बाद से लगातार उन संत महंतों की परंपरा को हिंदी भाषी क्षेत्र में एकदम कॉम्युनल परंपरा में कन्वर्ट कर दिया गया। बंगाल में यह काम नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। दूसरी चीज बंगाल में और नहीं हो पाई है जो कि समझ लें आप लोग, बंगाल में साइंटिफिक टेम्पर की बड़ी इज्जत है। ऐसा नहीं कि वहां आयुर्वेद का इलाज प्रचलन में नहीं है, वहां बड़े अच्छे अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर मिलेंगे, वहां बहुत अच्छे अच्छे वैद्य मिलेंगे, वहां बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर मिलेंगे। लेकिन वहां एक एटीट्यूड, एक संस्कार, एक मेडिकल संस्कार लोगों के पास है, मेडिकल चेतना है लोगों के पास में। वहां ये भस्म लगा के, प्रसाद खा के, आशीर्वाद लेके बीमारी को ठीक करने की बीमारी नहीं है जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में फैली हुई है, और जिसके प्रचारक यहां के ये तमाम किस्म के संत महंत और मंदिर के संचालक हुआ करते हैं। सो बंगाल में एक जो संत महंतों की जो परंपरा है, जिससे कि बंगाल की धार्मिक जनता, बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में धार्मिक चेतना है, ऐसा नहीं धार्मिक चेतना नहीं है, लेकिन वहां धर्म की चेतना का जीवन के साथ में सामंजस्य है। जीवन को धर्म संचालित नहीं करता, बल्कि जीवन की जो वास्तविकता है, यथार्थ है, वो धर्म को संचालित करती है। इसलिए वहां की जो पूरी की पूरी एथोस है संत महंतों का और उनकी जो परंपराएं अभी भी हैं, उसमें जादू टोना की बहुत कम जगह है। ऐसा नहीं जादू टोना नहीं करते, और करते हैं लेकिन बहुत कम। तो नरेंद्र मोदी के पास साथ में मेडिकल अवेयरनेस तो है नहीं। नरेंद्र मोदी वैक्सीन का टीका भी लगवा रहे हैं तो वो मास्क नहीं पहन के लगवाते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी ब्रिगेड परेड की रैली हुई है, उस ब्रिगेड परेड की रैली में लेफ्ट फ्रंट के जो नेता हैं उनके आप देखिए सबके चेहरे पे मास्क मिलेगा आपको, और नरेंद्र मोदी की रैली देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मास्क नहीं मिलेगा आपको। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड ही जनता वहां एक तरह से दर्ज करती है, आप इससे बच नहीं सकते। दूसरी एक चीज और जिससे कि आप बच नहीं सकते वो ये कि डेमोक्रेसी में वहां कंट्राडिक्शन है, ये सच है, लेकिन डेमोक्रेसी में वहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उनकी भाषा और उनकी कल्चर और उनकी अपनी स्थानीयता। नरेंद्र मोदी की पार्टी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी, वो अपने चार नेता नहीं विकसित कर पाई बंगाल में। चार नेता नहीं, मैं चार नाम, सिर्फ चार नाम नहीं है उनके पास में। उनके पास में जितने भी लोग हैं अभी बीजेपी में जिनको वो टिकट दे रहे हैं, वो अधिकतर वे लोग हैं जो कि दूसरे दलों से माइग्रेट करके या दूसरे दलों से दल बदल करा के उनको लाया गया है। तो बीजेपी बंगाल की एक नेचुरल पार्टी नहीं है, इसलिए वो बार बार जो आउटसाइडर की बात कह रही है ममता, उसमें एक सब्सटेंस है। एक और चीज है जिसमें सब्सटेंस है और जो कि जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था, वो वायदा यह था कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और जनता के साथ खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इस वायदे को इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये नरेंद्र मोदी जाने, लेकिन जनता तो जवाब मांगेगी।
जब टीएमसी के सांसद नारदा कांड में पैसा लेते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए, दिखाए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। शारदा कांड में टॉप लीडरशिप जो करप्ट एकदम, जिसने कि चिट फंड के जरिए कई हजार करोड़ रुपया जनता का एक तरह से हजम कर लिया, उनमें जो सबसे बदनाम नेता था मुकुल राय, जो कि उसमें शामिल था, उसको तो बीजेपी ने अपने दल में शामिल कर लिया। जिस नेता को जेल में होना चाहिए था शारदा कांड की वजह से, वह नेता टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चला गया और बीजेपी सारे अपराध भूल गई। हर झुग्गी झोंपड़ी में चिट फंड का पैसा लगा हुआ था, हर झुग्गी झोंपड़ी से चिट फंड वालों ने, शारदा कांड वालों ने पैसा उठाया हुआ था। तकरीबन ऐसा 3,000 करोड़ से ऊपर पैसा था। हर घर बर्बाद हुआ उससे, गरीब का। ये गरीब की बहुत बात करते हैं ना नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ये तो बताएं कि पिछले 2014 से लेकर 2021 तक, यानी 7 साल में उन्होंने शारदा कांड के किसी भी एक व्यक्ति को सजा क्यों नहीं दिलवाई? कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये उस पर हाथ डालने में असफल रहे? कोई तो वजह रही होगी, कोई तो डील होगी। जो नरेंद्र मोदी आए दिन ईडी के, सीबीआई के छापे मारने के लिए जाने जाते हैं, वे नरेंद्र मोदी शारदा कांड पर पिछले 7 साल में उन्होंने एक बयान नहीं दिया। जब से वो इलेक्शन जीते हैं, वो शारदा कांड को भूल गए। शारदा कांड में टीएमसी के लोग भी फंसे हुए हैं और बीजेपी के लोग भी फंसे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद बाकायदा अपनी डील वर्कआउट की है और वह डील इंप्लीमेंट होती रही है। सो नरेंद्र मोदी अगर करप्शन के चैंपियन हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो वे ये उत्तर तो दें कि शारदा कांड में वे अब तक सच्चाई उद्घाटित करने में असफल क्यों रहे? शारदा कांड की सच्चाई क्या है? आपने कभी एक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह की सुनी शारदा कांड पर? कोई एक भाषण नरेंद्र मोदी का सुना आपने 2014 में इलेक्शन जीत के आने के बाद? यह व्यक्ति जो साधारण से सुशांत सिंह की आत्महत्या तक पर बोलने के लिए तैयार रहते हैं, केंद्र के नेता, जिस शारदा कांड में कई हजार लोगों के करोड़ों रुपए चिटफंड कंपनी ने लूट खाए। नरेंद्र मोदी किसी को भी सजा दिलवाना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी ने भाषण में उनकी आलोचना तक नहीं की, उन्हें एक सब्जेक्ट भी नहीं बनाया अपनी स्पीच का। कैसे जाएगा, कैसे कहा जाएगा? बंगाल की जनता कैसे विश्वास करेगी नरेंद्र मोदी करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे? सारे तथ्य सीबीआई के पास होने के बावजूद शारदा कांड के अभियुक्तों के खिलाफ में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग गिरफ्तार करके बंद किए हुए हैं, वो बंद है बस। क्यों? न्याय चाहिए। कहां है न्याय? जनता ने 2019 में भी वोट दिया, जनता ने पहले भी वोट दिया। बार बार थोड़ी देगी वोट, बार बार नहीं देगी। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। तो करप्शन जो एक बहुत बड़ा इशू था, उस इशू पर नरेंद्र मोदी के हाथ एकदम रंगे हुए हैं शारदा कांड में। शारदा कांड के अभियुक्तों को बचाने में नरेंद्र मोदी एकदम आकंठ डूबे हुए हैं। हम नहीं जानते कौन है अभियुक्त, हम तो ये जानना चाहते हैं कि वे अभियुक्त अभी तक बाहर क्यों हैं। हमारी चिंता यह नहीं है
कि वहां सरकार किस सरकार जनता जिसे वोट देगी उसकी सरकार बनी। हमारी चिंता यह है कि जो शारदा कांड में अभियुक्त हैं वो अभियुक्त अभी तक सजा उनको क्यों नहीं मिली। 300 से अधिक सीटें मिलने के बावजूद अगर आप सीबीआई के जरिए एक शारदा कांड के अभियुक्तों को जेल में नहीं डाल सकते, सजा नहीं दिला सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक अन्य पहलू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बंगाल के लिहाज से यह बहुत जरूरी है। बंगाल में मतलब पहले लेफ्ट की थी, अब ममता की रही है सरकार दो पीरियड से, 2011 से। बंगाल में एजुकेशन दूसरे राज्यों से फार फार बेटर आज भी है, आज भी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एजुकेशन का कबाड़ा हुआ है, बंगाल में तो ऐसा कबाड़ा नहीं हुआ। बंगाल में स्तर गिरा है, ये सच है, लेकिन इतना स्तर नहीं गिरा है कि उस पर जो है बात न की जाए। तो बंगाल के बारे में जब नरेंद्र मोदी बात करें तो पहले यह सोच लें कि बंगाल में वो ये सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर से वोट नहीं मिलने वाले, सुभाष चंद्र बोस से भी वोट नहीं मिलने वाले, वोट नरेंद्र मोदी की लगातार रैली करने से भी नहीं मिलने वाले। सवाल यह है कि 2011 के बाद लगातार जिस दौर में यह बीजेपी का बढ़त दिखाई दिया है, बीजेपी के वोटों में इजाफा हुआ, बीजेपी के विधानसभा में उपस्थिति, संसद में उपस्थिति, इन सब में इजाफा हुआ, तो इसी दौरान सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए? लेफ्ट फ्रंट था उस समय, किसी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती थी कि सांप्रदायिक दंगे कर दे? 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के शासन की हजार कमजोरियां रही होंगी जिन्हें कोई भी गिना सकता है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी लेफ्ट फ्रंट के टाइम में, सबसे अच्छी चीज यह थी कि वहां सांप्रदायिक सद्भाव को हर स्तर पर, हर जिले में मेंटेन किया गया, और सांप्रदायिकता के खिलाफ में आइडियोलॉजिकली एक तरह से लोगों को जागृत करके रखा गया। और इस काम में निश्चित तौर पर लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी। ममता का जो सबसे बड़ा फेल्यूर है वो यही है कि ममता ने सरकार तो बनाई, बहुत सारी पॉपुलर स्कीमें भी इंप्लीमेंट की जिससे जनता को बहुत लाभ हुआ, लेकिन जनता के जेहन में सांप्रदायिकता के लिए स्पेस भी क्रिएट किया ममता ने। एकमात्र ममता की पार्टी है जिसके कि लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस से नहीं जा रहा कोई, लेफ्ट फ्रंट से कोई नहीं जा रहा, क्यों? कोई तो बात होगी। यह अचानक जो है इतना बीजेपी प्रेम टीएमसी के नेताओं में कहां से पैदा हुआ? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कॉम्युनल लीडर की तरह की गई है। अगर आपके दिमाग में सांप्रदायिक चेतना न हो और सांप्रदायिक विचारधारा का दृष्टिकोण न हो तो आप बीजेपी में जा ही नहीं सकते। बीजेपी की पहली शर्त है सांप्रदायिक होना, सांप्रदायिक चेतना का होना। बिना सांप्रदायिक हुए आप बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप सेकुलर होकर बीजेपी के नहीं हो सकते। दिलचस्प है ये, जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है उनमें से अधिकतर लोग या तो गुंडागर्दी की वजह से जाने जाते रहे या कम्युनल दृष्टिकोण की वजह से जाने जाते रहे। सेकुलर माइंडेड लोगों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की।
उसमें वे लोग भी शामिल हैं क्रिमिनल माइंड के जो लेफ्ट के साथ थे, लेफ्ट के अंदर थे, सीपीएम में थे। तो बीजेपी की दो गुण हैं बीजेपी में जाने के लिए, या तो आप अपराधी हो या अपराधी चेतना हो आपके पास में, या सांप्रदायिक हो, सांप्रदायिक दृष्टि हो आपके पास में, आप बीजेपी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अमित शाह आपको आराम से बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। लेकिन बंगाल की जनता में यह चीज नहीं है। बंगाल की जनता परेशान है। 2011 के बाद से बंगाल में जो सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा है, सांप्रदायिक चेतना बढ़ी है, इसके खिलाफ में जनता परेशान है। ये जो लेफ्ट फ्रंट की जो मुर्दा लेफ्ट फ्रंट की जो रैली हुई, जिसमें करीब 15 लाख से अधिक लोग थे, मैं मुर्दा लेफ्ट फ्रंट जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि वो इलेक्शन में जीत नहीं पाए, और जो इलेक्शन में जीत नहीं उसे आप मुर्दा मानते हैं। 15 लाख की रैली नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में कभी कलकत्ते में नहीं की, और अभी जो 2 दिन बाद वो रैली करने जा रहे हैं ना, वो भी 15 लाख की नहीं होगी। आप लिख लीजिए इसे। लोग बिना खाए पिए दूर दूर के इलाकों से, एकदम अत्यंत गरीब लोग बिल्कुल चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और वो पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड भर दिया उन्होंने। तो जनता का ये जो पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है और ये पॉलिटिकल रिएक्शन है, इस पॉलिटिकल रिएक्शन को कायदे से समझा जाना चाहिए। आखिरी चीज और बहुत जरूरी चीज, इस देश में मुसलमानों को भी अपनी इच्छा आकांक्षाएं व्यक्त करने और उन्हें हासिल करने का हक है। बंगाल में मुसलमानों में भी राजनीतिक चेतना बहुत विकसित है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में ही है, खाली मुसलमानों में भी है। तो मुसलमानों में जब राजनीतिक चेतना विकसित होगी तो उनके अंदर यह भी तो आकांक्षा होगी कि उनके लोग जो है विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, उनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मुसलमानों में अगर कोई नया ग्रुप इमर्ज करता है, कोई नए किस्म के संगठन इमर्ज करते हैं, तो हम उन्हें लगातार सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। जो ये हाशिए के लोग हैं, हाशिए के लोग जब अपने अधिकारों को मांगेंगे तो उनके तेवर कड़े होंगे, आक्रामक होंगे। वे जब भी बोलेंगे तो वे ऐसी भाषा बोलेंगे जो कि आपके पूरे अंदर तक आपको झकझोर दे। तो आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते, मुसलमानों का मोर्चा अच्छा नहीं लगता, वो चाहे जिस नाम से बना लें, आपको मुस्लिम नेता अच्छे नहीं लगते। मैं अपनी कह सकता हूं, मुझे बड़ी जलन होती है मुसलमानों की भाषा सुनने के बाद में, क्योंकि वो इतना, आप किसी भी सामान्य तौर पर मुस्लिम लड़के से या लड़की से बात कीजिए, इतनी प्यारी मीठी भाषा में बोलते हैं, इतनी कल्चर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं वो, और बांग्ला में तो और भी ज्यादा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने अपने को हिंदुस्तान की विभिन्न राष्ट्रीय संस्कृतियों के अंदर शिक्षित, दीक्षित और विकसित है। इस्लाम का उनके ऊपर मिनिमम असर है। हम ये चीज भूल जाते हैं। हम जब भी कोई बात उठती है तो हम शरीयत शरीयत अरे शरीयत एक छोटी सी चीज है, बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का सेक्युलर ढांचा। बड़ी चीज यह नहीं है कि मुसलमान उर्दू बोलते हैं कि नहीं बोलते, बड़ी चीज यह है कि मुसलमान जहां रहते हैं वहां की भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते। बंगाल के मुसलमान बंगाली बोलते हैं, कर्नाटक के मुसलमान कन्नड़ा बोलते हैं, तमिल के मुसलमान तमिल बोलते हैं। इससे एक चीज पता चलती है कि मुसलमानों की आइडेंटिटी उनकी लैंग्वेज की आइडेंटिटी है, वो रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दे हम लोग। हम लोगों ने किया यह कि हम जब भी मुसलमानों के बारे में बात करते हैं तो मुसलमानों का एक टिपिकल जो रूढ़िबद्ध तरीका है देखने का, जो प्रचलन में है और एकदम कॉमन तरीका है, उसके मानदंडों को हम अप्लाई करना शुरू करते हैं।
हर राज्य में मुसलमान अलग अलग तरह के हैं और उनकी पहचान उनकी नेशनलिटी की लैंग्वेज ने बनाई है, नेशनलिटी की कल्चर ने बनाई है। बांग्ला के मुसलमान हैं, वे मुसलमान तो हैं लेकिन वे बंगाली हैं, वे बांग्ला कल्चर मानते हैं, वे बांग्ला कल्चर को एंजॉय करते हैं, वे बांग्ला कल्चर में वे रहते हैं और जीते हैं। वो चाहे फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए लोग हों या वे और किसी सेक्ट से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन उनका जो टोटल थ्रस्ट एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो किसके साथ जी रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान। वो हिंदुस्तान के मुसलमान जी रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान के तहत। हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के नागरिक को एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक की पहचान देता है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की पहचान नहीं देता। निश्चित बंगाल में मुसलमानों के पास में एक विकसित परिवेश है, विकसित सेकुलर जिसे कहें कि परंपराएं हैं, तो वहां उनके पास में अपने को एसर्ट करने का आधार भी है और इस आधार को विकसित करने में निश्चित तौर पर लेफ्ट फ्रंट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तमाम किस्म के अप्स डाउन आते रहे लेफ्ट फ्रंट के मुसलमानों के साथ संबंधों को लेकर। लेकिन मुसलमानों ने नेशनलिटी की लैंग्वेज को और नेशनलिटी की लैंग्वेज की पहचान को अपनी पहचान बनाया है। यह चीज समझने की जरूरत है। लव जिहाद से काम नहीं चलेगा। वहां तो हिंदू भी बंगला बोलता है और मुसलमान भी बंगला बोलता है। और वो हिंदू मुसलमान उनके लड़के लड़कियों में प्यार और शादियां बहुत ही सामान्य चीज है, बड़े पैमाने पर आपको बंगाल में मिलेंगी। तो बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी की है कि बंगाल की ये जो साझा संस्कृति है, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है, उसका जो जनाधार है बहुत पावरफुल है। वो साधारण लोगों में है। वो सरकार का खाली पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो एक साधारण लोगों की एक दैनंदिन जिंदगी का हिस्सा है। तो नरेंद्र मोदी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है बंगाल को लेकर वो क्या? वो ये कि वे अपने लिए कुछ उन्होंने शब्द चुन लिए हैं, जैसे तोलाबाज, वो जो जबरन वसूली करने वाले जो गुंडे होते हैं उसे बंगला में तोलाबाज कहते हैं। नरेंद्र मोदी को तोलाबाज संस्कृति से लड़ने की बड़ी इच्छा है। मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा हूं आपके सामने यहां दिल्ली में बैठ के बता रहा हूं मैं आपको। दिल्ली में बड़ी संख्या में मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में कोई भी व्यक्ति कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसके पास दूसरे दिन ही स्थानीय थानेदार और थाने से कोई आदमी आता है और कहता है पैसे कंस्ट्रक्शन होगा तो नहीं होगा, और पैसे लेता है। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 1 लाख रुपया, कहीं 40,000 रुपया। तोलाबाज संस्कृति तो आपके दिल्ली की आंख के नीचे है, नाक के नीचे है। जिन दिल्ली की नगर निगम में बीजेपी के लोगों का कब्जा है, वहां हर कंस्ट्रक्शन के लिए और अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ज्यादा और जो लीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए थोड़े से कम, लेकिन बड़े पैमाने पर पेमेंट लिए जाते हैं। प्रमाण चाहिए तो हमारे पास आए, हम दिखवाएंगे उनका। मैं जिस जगह रहता हूं उस जगह जितने भी अभी घर बन रहे हैं और बन चुके हैं, हर व्यक्ति ने अपने घर से पुलिस को पैसे दिए और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को पैसे दिए। बिना पैसे दिए उनका काम नहीं होता, और वो पैसे वो अकेले वो अधिकारी और पुलिस के अधिकारी नहीं खाते, वो ऊपर तक जाते हैं। तोलाबाज संस्कृति के बारे में बंगाल को बदनाम करके नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चलें, योगी उत्तर प्रदेश चले, हम हर जिले में बड़े अधिकारी के पास में डीएम एडीएम तमाम किस्म के जो जिले के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं,
उनके पास में कोटे फिक्स हैं, किसी को हर महीने 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख लखनऊ पहुंचाने होते हैं पैसे। तोलाबाज कल्चर तो बाकायदा एक ऐसी कल्चर है जो कि कैपिटलिज्म ने डेवलप की है, और बीजेपी के शासन में तो वो सबसे अधिक फली फूली है। यह सच है कि बंगाल में इस कल्चर की शुरुआत, तोलाबाज कल्चर की शुरुआत वामपंथ के अंतिम दिनों में हुई। यह सच है। यह भी सच है कि तोलाबाज कल्चर के बड़े टाइकून, जो बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा वसूली आती है, वो सब लोग ममता के साथ हैं। यह भी सच है। लेकिन आप बंगाल को पूरे को यह कहें कि यहां तोलाबाज कल्चर है और यूपी में तो बिल्कुल एकदम राम राज्य है, यह गलत है। आप यह कहें कि बंगाल में तोलाबाज कल्चर है और दिल्ली में तोलाबाज कल्चर नहीं है, यह एकदम गलत है, झूठ है, सफेद झूठ है। तो नरेंद्र मोदी की जो सबसे जो प्रिय स्टाइल है वो ये, झूठ बोलो, उत्तेजित करो। जी नहीं, आप झूठ बोल के उत्तेजित नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का एक फेवरेट है जिसका कि वो इस्तेमाल अभी पूरे इलेक्शन में करेंगे, वो ये कहना चाहते हैं कि राजनीति के चलते बंगाल पिछड़ गया। जी नहीं, राजनीति के चलते ही बंगाल अभी जितना बचा है वो बचा रह गया, अन्यथा तो बंगाल तो पिछड़ गया था। राजनीति नहीं होती तो बंगाल बचता नहीं। हम लोगों ने क्या किया, हमारे यहां तो राजनीति नहीं थी उत्तर प्रदेश में, बंगाल जैसी राजनीति नहीं थी, वामपंथ नहीं था, तो उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ गया, राजस्थान क्यों पिछड़ गया, मध्य प्रदेश क्यों पिछड़ गया? क्योंकि राजनीतिक चेतना नहीं थी, आज भी नहीं है। तो पहली शर्त है कि बीजेपी के लोग जब बंगाल में घर घर जाएं, उनसे सवाल किए जाने चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए अम्फान जब तूफान आया था उस समय वे कहां थे, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 जब लागू हुआ तो वे लोग कहां थे। और जब पूरे बंगाल में अभी हेल्थ स्कीम लागू कर दी गई प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ये कन्याश्री योजना जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू की, वो सबसे पहले तो बंगाल में लागू हुई, जिसको कैरी आउट किया गया। तो नरेंद्र मोदी की जो बड़ी चुनौती है वो ये, सेक्युलर कल्चर को मानोगे या नहीं मानोगे। पहली चीज, नरेंद्र मोदी अगर सेक्युलर कल्चर को मानते हैं और इंडोर्स करते हैं, यह पूछा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरे देश में सेक्युलर कल्चर पर, उनके संगठन सेक्युलर कल्चर पर अटैक करें और बंगाल में कहें कि लोग वोट दें, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इस बार के चुनाव में पूरी बंगाल की जनता एक बात पर एक मत है कि नरेंद्र मोदी को आने नहीं देना है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। नरेंद्र मोदी की पार्टी की विधानसभा में 3 सीटें थीं, अधिक से अधिक 5 या 7 सीट और हो जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं। वो चाहे जितनी मेहनत कर लें। केरल में कितनी मेहनत की थी उन्होंने, 1 सीट। इस बार ये मेहनत करेंगे तो 3 की जगह 6 हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। निश्चित तौर पर, क्योंकि सेकुलर कल्चर, सेकुलर जो ढांचा है समाज का और हमारा जो सेकुलर संविधान, ये दांव पर लगा हुआ है। ये बंगाल दांव पर नहीं लगा हुआ खाली। बंगाल में बीजेपी का हारना बेहद जरूरी है। बिना बंगाल में हारे बीजेपी 2024 में पूरे देश में नहीं हारेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी की नजर बंगाल पर है। और बंगाल में अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं तो जाहिर है उसका साइड इफेक्ट होगा, उसका ममता पर भी असर होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।